नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि अगले 2 साल के अंदर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू से अलग हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन को किसी भी बड़े नुकसान से बचाने के लिए ब्रेक्जिट के समझौते का पालन सिलसिलेवार तरीके से चरणों में किया जाएगा। उनके इस महत्वपूर्ण भाषण के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन से बाहर आने की हालत में ईयू उन्हें सज़ा देने की कोशिश ना करे। टेरेसा मे ने यह भी कहा कि ब्रिटिश संसद जो है उसके दोनों सदन ब्रेक्जिट से जुड़े किसी भी आखिरी समझौते पर मतदान करेंगे। साथ ही भारत जैसे देशों के साथ नए व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है। आखिर अब जबकि इम्प्लीमेंट होने की बारी आ गई है ब्रेक्जिट की, किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया को ब्रिटेन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन के साथ जो है रिश्ता किस तरह से बदलेगा, और साथ ही बाकी दुनिया यानी कि अमेरिका और बाकी जो हिस्से हैं इसमें भारत भी शामिल है, किस तरह से जो व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते हैं ब्रिटेन के क्या वो बदल जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शिव शंकर मुखर्जी, राजदूत रह चुके हैं कई देशों में। शीतल शर्मा मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेएनयू में, यूरोपियन स्टडीज़ खासकर पढ़ाती हैं। संजय कपूर मेरे साथ मौजूद हैं, एडिटर हैं हार्ड न्यूज़ मैगजीन के, विदेश मामलों की गहरी पड़ताल करते हैं। और साथ ही प्रोफेसर श्रीराम चौलिया मौजूद हैं, डीन हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय कपूर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि इसको हार्ड एग्जिट कहा जा रहा है, और ख़ासकर जिस तरह का भाषण दिया उन्होंने टेरेसा मे ने आज, उस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी। ऐसा क्यों है? जब एक बार ये फैसला हो गया कि यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहता है ब्रिटेन, तो फिर उसकी जो निटी-ग्रिटीज़ जिसे कहें हम, बारीकियों को लेकर इतना क्यों हंगामा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टेरेसा मे उस हिस्से की को रिप्रेजेंट करती थी जिन्होंने कोशिश करी कि ये उसी में रहे, वो जो रिमेन ग्रुप था उसमें रहे। उसके बाद जब है ना ये हो गया तो वहाँ पर एक काफ़ी लोगों में आक्रोश था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ब्रेक्सिट के क्या नतीजे होंगे। लोगों ने नाराज़गी में सरकार की तरफ है ना वोट तो दे दिया था, परंतु जैसे जैसे इसके बारे में लोगों को एहसास हुआ कि इसका क्या नुकसान होगा, तो वहाँ पर एक पैरेलल मूवमेंट चला कि इसको किस तरीके से रोका जाए। परंतु टेरेसा मे जिस तरीके से आई प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ब्रेक्सिट को अमल करूं। हालांकि वो खुद ब्रेक्सिट की ही उसके पैदावार है, उसके खिलाफ थी, पैदावार भी वही है, उसके उसकी बाद ही पैदावार बनी है। और उसके बाद उन्होंने जो कल तकरीर करी उसके अंदर जो क्लीन ब्रेक की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका संबंध इंग्लैंड का यूरोपियन यूनियन कॉमन मार्केट से ख़त्म हो जाएगा, उसके बारे अभी भी वैसे जो उन्होंने कहा है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं आई, क्योंकि उसमें कई सारे मुद्दे हैं, जैसे ट्रेड का है, टैरिफ का है, जो रिश्ता ईयू के साथ होगा उसके बारे में क्या होगा। दूसरी बात, जो ईयू के लोग बाग वहाँ पे जो काम करते हैं उनका क्या हश्र होगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो अपने आप में एक ये जो इनका जो भाषण है एक स्टेप फॉरवर्ड है, परंतु कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि 12 सूत्री एक कार्यक्रम जो है उन्होंने दिया है कि क्या कैसे और दूसरी बात जो पार्लियामेंट का वोट उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में वोट होगा, उसके बारे में पूरी तरीके से खुल के नहीं बता पाई कि अगर पार्लियामेंट में वोट उनके खिलाफ जाएगा तो क्या होगा। वो उम्मीद करती है कि वोट उनके पक्ष में जाएगा, हम लॉबी करेंगे। तो तमाम समस्याओं के बावजूद वो आगे बढ़ी हैं, पर अभी भी किसी को ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं कि ये आगे कैसे बढ़ेगी। जी मिस्टर मुखर्जी, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और दर्शकों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर सिंगल मार्केट का क्या मायने हैं। जो यूरोपियन यूनियन का सिंगल मार्केट का हम जिक्र करते रहे हैं, जिससे क्लीन ब्रेक की बात कर रही हैं टेरेसा मे, और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वो फिर भी उसके बावजूद बाहर आने के बाद उस सिंगल जो मार्केट है उससे बाहर आने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का जिक्र हो रहा है, फिर भी उसके साथ रिश्ता रखना चाहती हैं। किस तरह से हम दर्शकों को समझाएंगे कि क्या अलग होने जा रहा है अब? देखिए, सिंगल मार्केट जो है ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सरल है। यूरोपियन यूनियन के 4 पिलर्स हैं, 4 फंडामेंटल खंबे हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल। ये 4 चीज़ें हैं जो फंडामेंटल पिलर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। इसमें से जो ब्रेक्सिट हुआ है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाके अगर सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाए, तो ब्रिटेन सबसे ज़्यादा बॉदर्ड है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, इमिग्रेशन, और यूरोपियन यूनियन भी इसी पे अड़ा हुआ है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन में के साथ नेगोशिएट करना चाहें ब्रेक्सिट भी, तो आप चेरी पिक नहीं कर पाएंगे, आप टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाएंगे। आपको अगर आप नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहें तो वो गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल पे हम नेगोशिएट करेंगे, लेकिन अगर पूरी तरह से क्या कहते हैं ईयू के बाहर रहते हुए वो सारे प्रिविलेजेस जो ईयू में रहते हुए आपको मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। अब टेरेसा मे के स्पीच के बाद ही
जो यूरोपियन पार्लियामेंट के पॉइंट पर्सन हैं, जो यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन हैं, जो ब्रेक्सिट के इंचार्ज हैं नेगोशिएशन ब्रिटेन के साथ, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस स्पीच में थेरेसा मे ने जो कहा है कि ब्रेक्सिट इज़ ब्रेक्सिट, हम छोड़ेंगे, सिंगल मार्केट का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करेंगे, तो उसमें चेरी पिकिंग हम नहीं अलाउ करेंगे। तो एक तो 2 साल में इतना तो मैं बहुत कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि ये मामला ख़त्म नहीं होगा। एक छोटे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में सालों लग जाते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो खैर शुरू नहीं हो रहा, उसमें 8 साल लगे थे। हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट है EU के साथ सालों से रुका हुआ है 1-2 मुद्दों पे। तो थेरेसा मे का ये पहला स्पीच है महीनों के बाद जिसमें उन्होंने अपना नेगोशिएटिंग पोजीशन क्लैरिफाई किया है, लेकिन बिल्कुल जैसे संजय ने किया, पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ब्रिटेन की कोशिश ये होगी कि सिंगल मार्केट में ना होते हुए सिंगल मार्केट के जितने एडवांटेजेस थे वो हमको मिले। हालांकि बाकी देशों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये कि उस डील से कम इन्फीरियर होगा जो कि दरअसल EU में रहते हुए ब्रिटेन को मिलेंगे, वरना ये भी नहीं हो सकता कि उसका सारा फायदा उठाएं और नुकसान कुछ भी ना हो। जी हाँ, और अगर आप यूरोप के मीडिया को देखें, जो थेरेसा मे के स्पीच के बाद जो ओपिनियंस आए थे वो तकरीबन नेगेटिव हैं कि ब्रिटेन अगर हार्ड एग्जिट चाहता है तो ब्रिटेन को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो पिलर्स हैं यूरोपियन यूनियन के वो उसके हिसाब से नेगोशिएशंस होंगे वगैरह वगैरह। तो जो काम आगे है ब्रिटेन का बहुत मुश्किल, उतना आसान नहीं है। और 2 धमकियां दी थेरेसा मे ने, क्योंकि वो जानती हैं कि यूरोप में नेगेटिव फीलिंग है इन चीज़ों में। 2 चीज़ें उन्होंने कही कि, और साफ साफ कही कि प्यूनिटिव एक्शन नहीं होना चाहिए ब्रिटेन के खिलाफ। अगर यूरोप को नेगोशिएशंस में ब्रिटेन को पनिश करने का इरादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट टैक्सेस कम करके फाइनेंशियल कैपिटल वगैरह ब्रिटेन की तरफ खींच सकते हैं। और ये जो दोनों धमकियां हैं, क्योंकि ये धमकियां थी, यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब कुछ घंटों में ही जो रिएक्शंस आए हैं यूरोप से, उन्होंने कहा ये इनका कोई माने नहीं है, और ये इस तरह का एटीट्यूड लेके अगर ब्रिटेन नेगोशिएशंस पे आए तो ब्रिटेन को ही हानि होगी। तो इस समय कुछ खास ये नहीं लगता कि बहुत, जैसे आपको याद होगा चेकोस्लोवाकिया जब 2 देशों में बटा, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, तो उसको कहते थे वेलवेट डिवोर्स, मखमली तलाक। ये मखमली तलाक नहीं होगा, इसमें काफी झगड़ा होगा, कांटो भरा हो सकता है ये। हाँ। बिल्कुल। श्वेता शर्मा, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से अखबार हेडलाइंस दे रहे हैं, खासकर जो खुद UK के ब्रिटिश अखबार हैं, हम जानते हैं कि ब्रेक्सिट के दौरान जो बेशतर अखबार थे उन्होंने जो है विरोध किया था कि बाहर ना निकले EU से, गिव अस अ फेयर डील और यू विल बी क्रश्ड, इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं कि ये थेरेसा मे का संदेश है एक तरह से यूरोपियन यूनियन के लिए या बाकी उन देशों के लिए जो उसके पार्टनर हैं। लेकिन हम फिलहाल इससे पहले कि हम आकलन पर आएँ, ये भी जानना चाहते हैं कि एक तरह की कस्टम यूनियन डील की जो बात हो रही है कि EU के साथ इस तरह की कोई डील होगी, क्या मायने हैं इस डील के, कैसी होगी ये नई कस्टम यूनियन डील? आरवा, अगर पिछले 6-7 महीने से जो हो रहा है, पहले तो सबसे बड़ा धक्का ये था कि वोट आउट हो गया। उसके बाद काफ़ी समय लगा ब्रिटेन को भी ये समझने में कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे जैसे काउंटर रेफरेंडम की बात हो रही थी, या इस हद तक भी सोचा जा रहा था कि शायद पार्लियामेंट इसको ना वोट करे और इस तरीके से शायद रुक जाए, क्योंकि लीगली बाइंडिंग तो ये था नहीं। अब जहाँ तक की बात रही कि ये कस्टम यूनियन पे पहुँचने से पहले हम अगर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया की बात करें, तो उसमें जो ये 4 फ्रीडम्स ऑफ मूवमेंट हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा इंटीग्रेट कर दिया है यूरोपियन इकोनॉमी को, 27-28 मेंबर देशों को एक देश जैसा लगता है कि ये अब इरिवर्सिबल है। इमेजिनिंग कि आप एक ट्रक यहाँ से चल रहा है और सारे मेंबर कंट्रीज में घूम रहा है विदाउट एनी पेपर वर्क, फ्रीडम ऑफ कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज और पीपल जो है वो इस हद तक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है कि अब उसके धागों को अलग करना इतने उलझे हुए को बहुत मुश्किल होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ब्रिटेन को कहाँ फील हुआ कि हम कुछ ज़्यादा दे रहे हैं और यूनियन हमें कम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के बैरियर्स होते हैं। एक तो फिजिकल बैरियर है, एक टेक्निकल बैरियर है और टैक्स बैरियर्स हैं। अब क्या होता है कि जब सुप्रा नेशनल बॉडी होती है तो वो अपने हिसाब से लॉ बनाती है और नेशनल गवर्नमेंट्स को उसके हिसाब से अपने अनुरूप ढालना पड़ता है। जब बिजनेस होता है तो लेबर लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स काफ़ी हद तक जो होते हैं वो यूरोपियन यूनियन एट ए सुपर नेशनल डिटरमाइन करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि जब इन्होंने सुपर नेशनल लेवल पे डिटरमाइन करना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि बॉटम्स रेस हो जाएगी कि कौन कितना ज़्यादा कंसेशन दे पाए।
पर ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत अच्छा था कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था बहुत अच्छी दिशा में गया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी हद तक इनको अपने लॉज, अब जैसे ये वैल्यू सिस्टम की बात आती है, जो स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पेंशन देती हैं, हाई टैक्स पेइंग कंट्रीज़ हैं, एज़ कम्पेयर टू यूके जहाँ टैक्सेस लो हैं बट इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है और लोगों को अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आके जो वैल्यू सिस्टम है वो कहीं ना कहीं क्लैश कर गया मेजर कंट्रीज़ का, और ब्रिटेन को लगा कि हमारी बात बन नहीं रही। अब जब कस्टम यूनियन की बात आती है, किसी भी तरीके की फ्रीडम को कर्ब करने की बात आती है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो चेरी पिकिंग है, मुझे कहीं कुछ हद तक लगता है कि थेरेसा मे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अपना चेहरा पर्सपेक्टिव सामने रखना चाह रही हैं, जो इतना है नहीं, क्योंकि जब डीलिंग पे आएंगे तो डिस्पाइट द फैक्ट ये कह रहे हैं कि बहुत हार्ड ब्रेग्जिट होगा नहीं, दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द और रेगुलेशंस। खासकर जिस तरह संजय ने कहा कि उस पृष्ठभूमि में भी देखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, आखिर ये प्रधानमंत्री कौन है, हाँ, इनका बिल्कुल। खुद के बिलीफ या उनकी खुद की जो आस्था थी वो क्या थी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नए ब्रिटेन में किस तरह से क्योंकि बात कर रही विरोधाभास हैं। तो है ही, वो पहले किस कैंप में थी और अब किस कैंप को लीड कर रही है, विरोधाभास तो शुरू से ही है। उसके बावजूद भी जो है कि आप याद करिए जो कांटे की टक्कर का था 48 पॉइंट कुछ और 52 पॉइंट कुछ परसेंट 51 उसका था, तो काफ़ी लोगों को इससे वो हुआ। बट बात ये है कि इसका इम्पैक्ट ईयू पे क्या रहा, वो पूरा मिक्स्ड बैग है, गुड भी है और बैड भी है, जो कि आगे की बातें हैं। बट कस्टम्स यूनियन में जिस तरीके की अब रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी या किस हद तक टैरिफ्स चेंज होंगे, उन सब चीज़ों को लेके ब्रिटेन जितना स्ट्रांगली थेरेसा में दिखा रही हैं इतना रह नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत इंटीग्रेटेड है। प्रोफेसर श्रीराम चौलिया, ये बताइए फिलहाल जिस तरह का डर जाहिर किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के लिए खासकर, और जो देश हैं उसमें शामिल, बोरिस जॉनसन ने कहा कि आप जो है नाजी अंदाज में हमें वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से जो है उस तरह की फिल्मों की तरह हमें सज़ा देना चाहते हैं, तो आप इस बात से होशियार रहिए, चेताया है उन्होंने। क्या वाकई इस तरह की कोई इतनी किसी सख्त सज़ा की उम्मीद की जा सकती है यूरोपियन यूनियन की तरफ से? आखिर क्या अधिकार क्या हैं, किस तरह की तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही है, क्या कुछ हो सकता है ब्रिटेन के साथ? जी, यूरोपीय संघ को डर है कि ब्रिटेन पहला नहीं होगा और एक के बाद एक जैसे डोमिनोज की तरह और भी देश निकलने के लिए आतुर हैं। और इसकी पीछे वजह ये भी है कि जो हम जनरंजकवाद जो कहते हैं, पॉपुलिज्म, ये फैला हुआ है पूरे यूरोप में, और ब्रेक्सिट पहला कदम था। और अब डर है कि अगर हॉलैंड में भी एक राइट विंग, एक दक्षिणपंथी रेजिम आ सकती है, फ्रांस में भी हो सकती है, खुद जर्मनी जो कि यूरोपीय संघ का नेतृत्व करता है उसमें भी हो सकता है एंजेला मर्केल इस साल काफ़ी मुश्किल से जीते या हार भी सकती है। तो इस हालात में यूरोपीय संघ को एकजुट रहने के लिए वो दिखाना चाहती है कि जो ब्रिटेन ने किया है ये गद्दारी है और हम इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे, और आगे बाकी देशों को अगर कोई निकलना भी चाहे तो उनके लिए बहुत मुश्किल करना है। तो ब्रिटेन को एक मिसाल बनाकर छोड़ना चाहते हैं, जबकि कोई कंसेशंस नहीं देना चाहते हैं। और इसी वजह से टेरेसा मे को अब एक तरह से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि पहले वो कह रही थी कि उनका रवैया था कि वी कैन हैव द केक एंड ईट इट टू, मतलब इमिग्रेशन पे रोकथाम भी कर लेंगे लेकिन उसके बावजूद कॉमन मार्केट की एक्सेस भी हमें मिल जाएगी। लेकिन अब साफ है कि पिछले कुछ महीनों में जब से वोट हुई है रेफरेंडम कि यूरोपीय संघ मानने वाला नहीं है, और वो कह भी रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप देखें टेरेसा मे के स्पीच को, कहते हैं कि बहुत ही सरियल था ये सारा कुछ, ये जो चल रहा है ब्रिटेन में हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, और ये जो है इनको कोई कंसेशन हम नहीं देने वाले। इसका मतलब यही है कि आगे जाकर आप देखें, कस्टम्स यूनियन की बात हुई है, कस्टम्स यूनियन में अगर ब्रिटेन फिर भी शामिल होना चाहता है संघ से बाहर निकलकर, उसके लिए उसमें जो ऑटोनॉमी होती है, स्वावलंबन जो होती है उसकी, कि बाकी देशों के साथ ट्रेड डील्स करे, जैसे भारत की बात की है टेरेसा मे ने, चीन की बात की है, अफ्रीका वगैरह, वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो कस्टम्स यूनियन का हिस्सेदार बनती हैं तो ये ऑटोनॉमी नहीं देती है संघ। अब तक जितने मेंबर्स हुए हैं कस्टम्स यूनियन के, ऐसे नहीं हुए हैं। नॉर्वे वाला मॉडल है, कुछ कंट्रीज बाहर से यूरोपीय संघ से जुड़े हुए लेकिन फुल मेंबर नहीं है। लेकिन टेरेसा मे की जो बार्गेनिंग, जो सौदागिरी करने के लिए पोजीशन बड़ा हल्का है अभी और बड़ा वीक है। तो एक तरह से उन्होंने कबूल कर लिया है ये कहते हुए हार्ड ब्रेक्सिट की हमें कुछ मिलने वाला नहीं है ज़्यादा यूरोपीय संघ से। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बोरिस जॉनसन का जो डर है, जो ये कह रहे हैं कि आप एक विश्व युद्ध द्वितीय की तरह जो है एक नाजी अंदाज में हमें सज़ा देना चाहते हैं, तो इसके लिए चेताया, तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनके जो डर हैं वो अनफाउंडेड हैं या वाकई अतिशयोक्ति है इसमें कोई? ब्रिटेन को सदमा है, ये ज़रूर है। और आप देखिए, इवन आंकड़े देख लीजिए, 12% जो ब्रिटेन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपीय संघ को जाती है, और यूरोपीय संघ से जो बाकी जो मेंबर्स है 27, वो उनको पूरा मिलाकर आप कुल मिलाकर देखो सिर्फ 3% ब्रिटेन इंपोर्ट करती है।
तो किसको लॉस होगा? सबसे ज़्यादा हानि तो ब्रिटेन के वोटर्स ने अपने आप को दिए है। तो एक तरह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है और इसकी वजह से इनकी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत ही वीक हो चुकी है। तो अब जो हालत है, ये जो अगले 2-3 साल 4 सालों में जो ये नेगोशिएट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कोई कंसेशन नहीं मिलने वाला, बल्कि लॉस ही ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिक्स की जीत हुई है, इकोनॉमिक्स की हार हुई है, ये राजनीति की जीत है, क्योंकि जो जनरंजकवाद है ये बहुत फैला हुआ है और ब्रिटेन सबसे पहला कंट्री है जिसमें ये फैला है। तो मेरे ख्याल से एक तरह से थेरेसा मे के पास अब कोई विकल्प ही नहीं रहा। जी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रेक्सिट हो जाने के बाद खबरें आ रही थी कि लोग अब जो हैं गूगल सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वोट देने के बाद कि आखिर ब्रेक्सिट होता क्या है। यानी कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक बात आई कि रेफरेंडम दोबारा कराया जाए। अभी भी बात ये हो रही है कि ब्रिटिश संसद में वापस जाएगा और सांसद जब इस पर मोहर लगाएंगे तब आगे आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री का रवैया है वो काफ़ी कठोर रहा। क्यों इस तरह का रवैया दिखाने के लिए मजबूर हैं? क्या आपको लगता है कि पब्लिक ओपिनियन अब बदल गया है इसके खिलाफ, खासकर जो है अमेरिकी चुनाव के बाद? जी नहीं, देखिए, थेरेसा मे उन्होंने खुद तो चुनाव जीती नहीं है, डेविड कैमरन ने जीती थी और उनको एक तरह से बागडोर सौंप दिया गया है, जबकि ब्रेक्सिट के बाद डेविड कैमरन को हटना पड़ा। तो थेरेसा मे अपने आप एक पॉलिटिशियन भी हैं और वो भी ये भी सोच रही हैं कि जनता का जो मूड है उसके साथ चले, और अभी भी मूड वही बरकरार है कि हम यूरोपीय संघ से बाहर निकलें। जो 51% ने वोट डाला होगा वो मेरे ख्याल से बरकरार है। कुछ हो सकता है कुछ हद और भी ज़्यादा बढ़ गया हो पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ की जो पूरा माहौल है, उन्होंने ये बता दिया कि मैजेस्टीज, ये जैसे जो साम्राज्य था उनका, उसको वो दोबारा लौटाने की कोशिश करे। ब्रिटेन एक ग्लोबल पावर होने की कोशिश में लगा है अपेरेंटली। तो ये सब इन्होंने छेड़ा हुआ, ये कहते हुए कि हम बाहर निकलेंगे तो और सुखी रहेंगे। हालांकि ये एक तरह से एक भ्रम है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई वापसी होने वाली है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, एमपीज, वो भी सोचेंगे कि अगला जब इलेक्शन आएगा तो ये ना हो कि लोग उन पर मतलब 10 चप्पल और मारे, ये कहते हो कि हमने रेफरेंडम में ये मेजॉरिटी ने ये कहा और आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। तो मेरे ख्याल से एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र होते हुए ब्रिटेन यही मानेगा आखिरकार, जितने भी एमपीज हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, वो सोचेंगे कि हमें जनता जनार्दन जो उनका जो मेजॉरिटी विल था उसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसलिए वो बार बार कह रही है ब्रेक्सिट मीन्स ब्रेक्सिट, इसका कोई वापसी वाला सवाल वापसी नहीं है। लेकिन बहुत हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ ही दिनों में दुनिया में 2 इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे माना जा रहा है कि शायद पूरी दुनिया ये चाहती थी कि वो देश ऐसा ना करें। उन दोनों देशों ने ऐसा ही किया, चाहे ब्रिटेन का हम जिक्र करें या डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो राष्ट्रपति चुन लिया अमेरिका ने। माना यह जा रहा है कि जितना दरअसल वर्ल्ड वॉर्स ने, जो विश्व युद्ध हुए थे, जितना दुनिया को बदला था, दरअसल बिना खून खराबा हुए, बिना कुछ बदले हुए, इन 2 घटनाओं ने दुनिया को नए सिरे से बदल दिया है। क्या वाकई आप ये मानते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है फिलहाल ब्रिटेन में कि अब जो है वो यूरोपियन जो कमीशन है, यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है, उसके तहत हम काम नहीं करेंगे। एक नया तरह का राष्ट्रवाद जो है पनप रहा है। मैं इससे आपकी इसके जरिए पॉलिटिक्स भी समझना चाहती हूँ, जिसको प्रोफेसर चौलिया ये कह रहे थे कि दरअसल इकोनॉमिक्स हार गई है, पॉलिटिक्स जीत गई है। क्या वाकई ये पॉलिटिकल ज़्यादा था फैसला और अभी भी पॉलिटिकल ज़्यादा नज़र आ रहा है बजाय इकोनॉमिक के? देखिए, राजनीति के पीछे आर्थिक कारण तो है ही, चाहे आप उसको कहिए कि मार्क्सियन कंस्ट्रक्ट है या जो भी कुछ है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। जो खासकर आर्थिक मंदी 2008 में आई, उसका जो नतीजा 8-10 साल तक तकरीबन दिखाई पड़ रहा है। उसमें कुछ वो वाली बात नहीं। और वही वाली प्रॉब्लम एग्रावेट हुई, जो तमाम लोग यूरोप में जो फ्री मूवमेंट के चक्कर में इंग्लैंड में आ रहे थे, तो लोगों को लगा कि उनकी नौकरियां ले रहे हैं। चाहे चालू हुआ पोलिश प्लम्बर से, उसके बाद जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं उसमें एक इस्लामोफोबिया आना बढ़ा। यहाँ ही पे नहीं, अमेरिका में भी उसका प्रभाव पड़ा। उसकी वजह से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आए। तो लोगों ने आक्रोश में, और लोगों ने एक इस सोच से प्रेरित थे कि हम बदलाव लाएंगे। उनको ये नहीं पता कि जो बदलाव की तरफ वोट करें उसका क्या नतीजा होगा। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक बड़ा ह्यूमेन कंस्ट्रक्ट है, वो पूरा समाज को बदलना चाहता है। अगर आप उनके आइडियल्स देखें तो इससे बढ़िया कुछ चीज़ हो भी नहीं सकती। और खासकर जिस पृष्ठभूमि में जितने खून खराबे के बाद यूरोप में उसको बनाया गया, उसमें इतना समय लगा बनाने में, उसके बाद ही तैयार करा गया। और इसको इंग्लैंड को भी बहुत फ़ायदा हुआ, उसको चीप लेबर मिला, काफ़ी तरक्की करी। परंतु वहाँ पे सोच विकृत हो चुकी थी, खास के इंग्लैंड में। और जो पॉपुलिज्म की प्रोफेसर चौलिया बात कर रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलिज्म काफ़ी प्रबल तौर पे दिखाई पड़ी। और पूरे इस समय आपको जितना भी राइट विंग है जो राइज कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रिया में हुआ, चाहे हंगरी में हुआ, तमाम जगहों पे एक ही तरीके की सोच चल रही है। उसी का आपको अभिव्यक्ति अमेरिका में दिखाई पड़ी। परंतु उसका मुख्य कारण लोगों की नौकरियां, उनका जो जिस तरीके से उनके माली हालत में बदलाव आए, जो गिरावट आई है,
उसकी अभिव्यक्ति ज़्यादा हो रही है। और यानी कहा जा रहा है कि अगर इमिग्रेंट्स नहीं आएंगे तो नौकरियां आपको मिल जाएंगी। बहुत सी क्या जितना सच है ये बात? जो हेट्रेड है उसका बहुत ही सिंपल रीजंस होते हैं कि ज़ीरो सम गेम की तरह दिखाया जाता है कि अगर ये लोग नहीं आएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप देखें ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं कि तमाम है ना, ही इज़ हैविंग अ रीलुक एट H1B, हिंदुस्तान से कितने IT वाले जा पाएंगे, कितने है ना वो मुस्लिम की रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि कोई भी मुसलमान वहाँ नहीं आ पाएगा। तो एक ऐसा स्पेस क्रिएट करा जा रहा है जिससे कि जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको फिर से नौकरी, उनकी जो माली हालात में उसमें बदलाव आए। तो ये सब जो अपील है वो, ये सब चीज़ें बहुत लोगों को अपील कर रही हैं। और जो राजनीतिक बदलाव आ रहा है, आप कह रहे हैं कि बिना ब्लडशेड के आ रहा है, पर उसके अंदर एक इम्प्लिसिट वायलेंस है। लोगों को हटाया जाएगा, लोगों को भगाया जाएगा, लोगों को रोका जाएगा। जो बदहाली की फ़ोटोग्राफ अगर आप देखते हैं, सीरियन रेफ्यूजीज़ अगर आपको देख रहे हैं कि यूरोप में आ रहे हैं, उनको रोका जाता है। इस कड़े जाड़े में वो लोग है ना, तो जान नहीं जा रही है, रोजगार जा रहा है, लोग ये अपनी जगह यूरोप से के उजड़ चरित्र रहे के हैं। खिलाफ था कि आप किसी राजनीतिक शरणार्थी को इस तरीके से रोकेंगे, परंतु राजनीति इस तरीके की हो गई है कि सब चीज़ों को रोका जा रहा है। जी शीतल शर्मा, आपको लगता है कि बिल्कुल पूरा चरित्र बदल जाएगा यूरोप का इसके बाद? क्योंकि हमने आर्थिक मामलों की तो बात की, लेकिन जाहिर है राजनीति इसके पीछे है। क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन ने इसकी शुरुआत कर दी है, या फिर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वाकई इस तरह की सज़ा देना चाहता है EU, जिसका डर खुद UK को भी है कि इस तरह की सज़ा दें ताकि बाकी देश जो हैं इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आगे ना बढ़ें? या आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, चरित्र बदल चुका है EU का? नहीं, ऑल इज़ नॉट दैट पेसिमिस्टिक। ऑल्सो मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगी कि दोनों EU और UK डरे हुए हैं, बट दोनों ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और हार्ड बार्गेन करने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देयर आर सम लेसन्स जो UK को भी लर्न करने हैं और EU को भी करने हैं। अब EU के लिए एक मिक्स्ड बैग है। जो जैसे ही जो रिएक्शन UK में हुआ, अगले दिन लोगों को लगा कि हमने क्या कर दिया, सदमा हिट सोसाइटी जो हो गई थी। तो काफ़ी जो छोटे मोटे अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन है, 27 मेंबर देश जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनको एकदम से ऐसा लगा कि कहीं हमारे यहाँ ना रेप्लिकेट हो जाए ये। तो एक तरह से इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ रेस्ट ऑफ द 27 मेंबर स्टेट्स जो थी उसको बूस्ट मिला। पर उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जैसा राइट विंग वाली बात हो रही है, इमिग्रेंट्स वाली बात हो रही है, कि इसके मध्य में तो आर्थिक रीजंस हैं। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो UK के हर 10 जॉब में से 9 दूसरे कंट्रीज के लोग कर रहे हैं जो ब्रिटिश नहीं हैं। कहा भी जा रहा है कि पूरे UK को चुरा लिया है बाहर के लोगों ने। अगर वो सिटीजन्स भी हैं तो उनका कंट्री ऑफ जो बर्थ है वो दूसरा है अदर देन द UK। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसको ये लगा कि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। चलिए, समय मेरे पास और कम है, लेकिन अदराइजेशन फिलहाल बहुत जल्दी कहा हो ये गया। भी जा रहा है कि जो भी कुछ बन पाया है UK, दरअसल वो बाहर से आने वाले लोग जो है उनका एक बड़ा उनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, है, एक दलील ये भी है। प्रोफेसर एम्बेसडर मुखर्जी, बस संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ कि अब अगर व्यापार के हिसाब से हम देखें तो भारत किस नज़रिए से देख रहा है? बहुत संक्षेप में। व्यापार के हिसाब से अगर भारतवर्ष के दृष्टिकोण से आप देखें तो अब ब्रिटेन बिल्कुल संक्षेप में बता देता हूँ। ब्रिटेन अब भारतवर्ष के पास आएगा, जैसे थेरेसा मे यहाँ आ चुकी हैं मैसेज लेके कि हम आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, बहुत अच्छी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि ये एक ही रास्ता है उनके पास कि EU से निकलने के बाद बड़े देशों के साथ, सब देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बायलैटरली करें। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारतवर्ष के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगी। और यहाँ जब आई उन्होंने यही कहा, और साथ साथ ये भी वार्निंग दे दिया, अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें उनके जो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने किए थे इंटरव्यू में और स्टेटमेंट में, इमिग्रेशन पे वो बिल्कुल हिली नहीं थी। उन्होंने एक इंच भी ये संदेश नहीं दिया कि इमिग्रेशन में स्टूडेंट्स तक कुछ भी वो करेंगी। तो हमें हमारा नेगोशिएटिंग पोजीशन ये होना चाहिए कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती हैं, ठीक है, हमें भी ये और ये चाहिए। ठीक है, 30 सेकेंड। प्रोफेसर चौलिया, भारत में जो लोग UK का ब्रिटेन का सपना अभी भी देखते हैं, उनके लिए किस तरह की खबर है? देखिए, वो खबर तो बुरी ही रहेगी, लेकिन ब्रिटेन इतना कमज़ोर है कि शायद उसे वो ज़्यादा हमें अभी सहूलियतें दे सकती है। बोरिस जॉनसन खुद आए हुए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई है, और ब्रेक्सिट का मतलब यही है कि हमारी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है उसमें हमारा एडवांटेज है, और हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो बायलैटरली हमें निकालना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।